हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक पीछे जैसे सेचेल, ठीक है मेरे दोस्त। और यह एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम में कब आया था आपका दोस्तों? तो 10/3/2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा, मतलब यह एग्जाम में आया प्रश्न हुआ। तो दोस्तों, हम लोग अभी फिलहाल एक सीरीज में स्टार्ट किया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यह देखना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है और हमें किस प्रकार से अप्रोच लगानी होगी, ठीक है मेरे भाई। तो मेन है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये मेथड पता होना चाहिए दोस्तों कि उसका क्वेश्चन का मोड क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चंस का एक लय आपको मालूम चल जाएगा, फिर उस पर तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत सहूलियत हो सकती है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और यह एग्जाम कब हुआ था? 10/3/18 को एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ हैंड रिटन में है दोस्तों, तो आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको सही लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जैसे से रिलेटेड जितनी भी सारे मैथ्स का प्रश्न है वो सब के सब यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और इसमें मैं देखने वाला हूँ, अगर किन्हीं बच्चों को रांची में रहते हैं आसपास में और उन्हें पढ़ना अगर है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9905918016। रांची मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। संजय मैथ्स रांची के नाम से अगर गूगल करेंगे तो आपको सारा कुछ डिटेल मालूम चल जाएगा मेरे दोस्त, संजय मैथ्स रांची। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्त की परिधि, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। दो वृत्त की परिधि 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन तुरंत देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगर वृत्त की परिधि, अगर मान लीजिए ध्यान से देखिएगा, अगर वृत्त की परिधि C1/C2, मैंने मान लिया कि अगर हम यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ मान लिया दोस्तों कि वृत्त की परिधि C1 और ये C2, रेशियो क्या दिया मेरे दोस्त? 1:2। तो इसका पेरीमीटर, सर इसका एरिया जो होगा ना दोस्तों, इसी को स्क्वायर कर देना। तो A1 A2 क्या होगा मेरे दोस्त? 1:2 का स्क्वायर करो, क्या बनेगा? 1:4। 1:4 कहाँ पर ऑप्शन है? ये आंसर, कुछ नहीं करना है। जो वृत्त की परिधि होगी वह रेडियस के परिधि के समान होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि C1 मतलब 2πr1 ले सकते हैं, 2πr2 ले सकते हैं, R2 2πr2 यह ले सकते हैं मतलब दोस्तों। तो 2πr2 जैसे ही लेंगे मेरे भाई, 2πr2, तो यह 2π गया। अब हम चूंकि जानते हैं कि एरिया में निकालूंगा तो πr² और यह r1 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर, तो पाई तो हवा हवाई होगा। तो r1/r2 का होल स्क्वायर, मतलब हमारा जो 1/2 होगा उसी को सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो यह 1:4 का रूप आपका ले लेगा। हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, आंसर सिंपल आपको दे दिया मैंने। फटाफट नोट कर लीजिए, जिस रेशियो में परिधि का रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग रेडियस का रेशियो होता है, ठीक है मेरे भाई। और एरिया निकालने के लिए मैं जानता हूं कि रेडियस का स्क्वायर करता हूं, क्योंकि होता क्या है पाई r², तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा क्या हमारे पास r1/r2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो 1/2 के स्क्वायर करने क्या बनेगा दोस्तों? 1/4 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करते चलेंगे आगे। क्वेश्चन कुछ था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का HCF एवं उनके गुणनफल क्रमशः 15 और कितना दिया दोस्तों? 4050, ये दिखाई दे रहा है। तो संख्याओं का कितने युग्म संभव है, पेयर आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई संख्या इस प्रकार से दिखाई देगा तो आपको करना होता है 15x और ये 15y, यह आपका संख्या होता है। और xy को पूछेगा कि xy क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा को प्राइम नंबर है। मैंने कल पिछले वाला वीडियो में समझाया था को प्राइम नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो x इसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 15xy। लेकिन हमसे पूछा है दोस्तों क्या कि उनका दो संख्याओं का गुणनफल हमें याद है, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, गुणनफल दिया, मतलब संख्या मान लीजिए हमारा, अगर दोस्तों यहाँ पर यह हुआ संख्या हमारा, अगर मान लेते हैं हम लोग HCF 15 है तो 15x बनेगा और यह 15y बनेगा, ये संख्या बनेगा। लेकिन इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा दोस्तों? 15x × 15y, तो यह हो जाएगा 225
एक्स वाई, 225 एक्स वाई ये बनेगा, 225 एक्स वाई बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 225 एक्स वाई होगा। अब यही चीज आपको दिया हुआ कि 225 एक्स वाई का मान हमारे पास है कितना मेरे दोस्त, आप देख पा रहे होंगे 4050, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 4050 दिखाई दे रहा है। तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई का मान होगा 4050 बटे में 225, यानी कि 4050 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 × 15 से। ठीक है मेरे दोस्तों, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। अब बताओ यहाँ पर क्या कि 4050 को मैं डिवाइड करता हूँ, 4050 को डिवाइड करता हूँ 15 × 15 से, या मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर सकता था इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इसको, तो ये देखिएगा इस प्रकार से चला आएगा, है ना। अब मैं इसको आराम से यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो देखो 4040 को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इसको 15 × 15, तो कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। अब मैं 15 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो 15 दूनी के 30, यहाँ पर 2 बार में जाएगा 10 बचेगा, 15 से 105, 220 आएगा। फिर 220 का डिवाइड किससे करेंगे, 15 से डिवाइड करो। तो दोस्तों कितनी बार में जाएगा भाग आपका, 15 का 15, 15 का 15, 12 बचेगा, 15 बटे 20 यानी कि 18 आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, 220 को अगर आप डिवाइड करते हैं 15 से मेरे दोस्तों, तो 15 का 15 क्या बचेगा, 12, 15 बटे 20 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि 18 हम कब कब ला सकते हैं, मतलब ऐसी दो संख्याओं का गुना, देखो आप यहाँ पर दो संख्याओं का गुना मतलब 18 कब ला सकते हैं दोस्तों हम लोग। तो 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यह आपको बोल रहा है कि x और y, यह जो है x × y यह 18 है, तो 18 कब आ सकता है, 1 या तो 18 से गुना करने के बाद, 2 और 9 से गुना करने के बाद, 3 और 6 से गुना करने के बाद। ध्यान से देखिएगा, 3 और 6 से गुना करने के बाद। और कोई तरीका है, ध्यान देखिए, और कोई तरीका है जिसको 18 ला सकते हो, 1 18 से कर सकते हैं, 2 9 से, 3 6 से कर सकते हैं, अब 4 से तो कर नहीं सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, क्योंकि 6 तो यूज कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कितना पेयर बनेगा, एक पेयर यह होगा, एक पेयर यह होगा। क्यों यह नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा मेरे दोस्तों, चूंकि यह को प्राइम नंबर है ही नहीं, यह को प्राइम नंबर दोस्तों है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर यह रखना पड़ेगा कि एक्स वाई अगर 18 है, ध्यान से देखिए, अगर एक्स वाई हमारा 18 है तो ये सोचना पड़ता है कि एक्स वाई अगर 18 है तो ऐसी दो संख्या ढूंढो जो का गुना करने के बाद 18 होनी चाहिए। तो क्या क्या संभव है दोस्तों, 1 18 से, 2 और 9 से, 3 और 6 से। अब बोलेंगे सर 3 और 6 क्यों नहीं लिए, तो 3 और 6 में कॉमन हो जाएगा 3, देख रहे हैं ना, कॉमन हो जाएगा। और को प्राइम नंबर में दोस्तों कॉमन सिवाय 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हमारा 2 पेयर इसका सही आंसर बनेगा। इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 पेयर बनेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पेयर, ये आंसर। कोई समस्या कैसे बच्चों को, अगर हमें ये एलसीएम अगर कहता, पहले बात को समझिए ध्यान से, क्वेश्चन अगर हमसे यह कहा कि 2 संख्या है जी, उसका हमारा एचसीएफ 15 है और गुणनफल इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गुना कर दिया, गुना करने के बाद देखा क्या कि हमारा एक्स वाई का मान 18 आया। एक्स वाई का मान क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 18 आ गया, ये एक्स वाई का मान 18 आ गया। तो ये सोचा मैंने कि एक्स वाई 18 कैसे आता है, तो 18 या तो 2 9 से आएगा, 1 18 से आ सकता है, या 3 6 से आ सकता है। तो 3 और 6 ले सकता नहीं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यह एक्स और वाई शुरुआत में मैंने बताया था को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर में सिवाय 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो 3 और 6 में कॉमन कितना हो जाएगा, 3, इसलिए हम लोग इसको युग्म नहीं मान सकते। तो दोस्तों हम लोग का आंसर आएगा एक पेयर यह और एक पेयर यह, मतलब 2 पेयर हमारा बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाय द वे, अगर हमसे यह पूछता, अगर हमसे पूछता कि यह हमारा गुणनफल नहीं बल्कि हमारा एलसीएम दिया हो, मान लीजिए कि यह हमारा एलसीएम, यह गुणनफल नहीं देकर आपको बोल देता सपोज एलसीएम है हमारा, तब उस केस में यह चेंज हो जाता वैल्यू। तब आपको क्या करना, मान लीजिए गुणनफल के जगह पर आपको दिया होता सपोज यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम क्रमशः यह है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर समझिए उस केस में आप क्या करते हैं। तो देखो अगर आपके पास एचसीएफ हो गया 15 और एलसीएम हो गया 4050, तो आपको क्या करना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 15xy आपका एलसीएम बनेगा। क्योंकि आपको तो संख्या निकालने के लिए तो पता ही होगा कि संख्या जो हमारे पास बनेगा, मेरे पास 15x और 15y, तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना बनेगा, 15xy और यह दिया 4050। तो xy का जो मान आएगा मेरे दोस्त यहाँ पर
4050 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 15 से। तो 15 दूनी के 30, 15 से 105, ये 220 बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये कितना पेयर बनता? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स वाई को गुना करने के बाद 220 आना चाहिए। तो कब कब संभव है? 1 × 220 कर लो, 2 × 135 कर लो, 3 से गुना होगा 3 × 90 कर लो, और 5 से गुना करेंगे, 4 से तो हो नहीं सकता, 5 से गुना करेंगे 5 × 5 = 25, 2 पंचों के 20 होगा। लेकिन और आगे नहीं जा सकते। अब लेकिन इसमें यह समझिएगा, और आगे क्यों नहीं जा सकते? खूब बच्चा पूछे और आगे क्यों नहीं जा सकते? तो 6 से 7 से या काट के देखो, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं। बस समझे मेरी बात को? सब मैंने यहाँ पर ले लिया आपको ऑलरेडी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेयर कितना बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यह को प्राइम नंबर है, यह को प्राइम नंबर है। वैसे दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, अर्थात सहअभाज्य संख्या होता है। यह नहीं हो सकता। पूछिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 और 90 में कॉमन कितना हो जाएगा? 3, इसलिए हमारा यह को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यह हो सकता मतलब 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। इस केस में अगर एलसीएम दिया होता तो उस केस में हम लोग क्या लगाते? ठीक दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम अगर दिया होता तो उस केस में हमारा जो आंसर बनता यहाँ पर 3 आ जाता है। एक कब यूज होता? जब एलसीएम आकर 3 होता, जब एलसीएम आपको दिया होता यह। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि वो गुणनफल दिया था 4050। एलसीएम के केस में रहेगा तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 3 हमारा हो जाएगा। कैसे आएगा? मैंने इसकी जानकारी यहाँ पर दे दी आपको। एलसीएम के केस में यह एप्लीकेबल होता। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपने दोनों चीज को देख लिया, इसको भी आपने समझ गया यह क्या होता है। इसके आप आगे बढ़ सकते हैं। इधर मैंने सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़तीएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि समीकरण x² 3x + 1 0 के बराबर है, 0 के है, सॉरी ये अल्फा और बीटा दिया, इसका मूल दिखाई दे रहा। आपने 10th क्लास अगर पढ़ा होगा तो अल्फा और बीटा के बारे में मूल निकालने सीखा होगा, है ना। मान लीजिए आपने यह सीखा होगा, जरूर सीखा होगा, मुझे उम्मीद है कि x² है ना, x², और या आपने ये भी चीज देखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा को भी संख्या का मान लेते हैं हम लोग, x² ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? c/a। ये पढ़े नहीं पढ़े हैं? ये आपने जरूर पढ़ा होगा, मुझे अगर उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपने जरूर देखा होगा। हो सकता है बाय द वे बहुत दिन हो गया, भूल गए होंगे, लेकिन पढ़ने का जरूर मौका मिला होगा। ये मान लीजिए हमारा समीकरण है, इक्वेशन है। तो दोस्तों उस केस में हमारा अल्फा और बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। यहाँ पर हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कोई इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। जब इक्वेशन बनाना हो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। बोल देगा कि एक समीकरण बनाइए जिसका मूल अल्फा और बीटा है, तो उस केस में हम लोग ये यूज करते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। लेकिन दोस्तों अगर कोई समीकरण हमें दिया रहेगा अगर इस प्रकार से, तो उसका अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे? -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। एकदम ये सब चीज माइंड में सेट कर लो, एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा मेरे दोस्तों। 10th क्लास तक का क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से मालूम है तो क्वेश्चन कहीं से भी राइज कर देगा, आप प्रबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर कैसे काम करेंगे हम लोग मेरे भाई। ये सपोज हमारा क्वेश्चन है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें ढूंढना है, कैसे लाएंगे? तो आइए समझते हैं मेरे भाई, समझिएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने यहां पर लिखा है क्या कि देखो जी क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। ये हमें दिया हुआ x² प्लस 3x प्लस 1 = 0 दिखाई दे रहा है, और इसके अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है मेरे दोस्त? -b/a, -b/a। तो -b मतलब -3/1। यहाँ पर कुछ नहीं तो आपको 1 समझना है, ये 1 ले लिए, अर्थात हम क्या लिखेंगे? -3। अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c/a, तो c/a मतलब क्या दोस्तों? c/a क्या होता है मेरे भाई? तो c मतलब क्या? ये वाला हो जाएगा, 1 ले लेंगे हम लोग इसको, और a तो 1 है ही, तो 1/1 मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। बोलो ना जी, यही ना होगा मेरे दोस्त। वेरी गुड। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो आपको यह कहा है कि उस समीकरण का वैल्यू निकालिए, उस समीकरण ज्ञात करें
समीकरण क्या होगा जिसके मूल आपको यह दिखाई दे रहा है, यह मूल है, सॉरी ये आपको मूल दिखाई दे रहा है, ये आपको मूल दे दिया है, तो वह समीकरण क्या होगा? तो मेरे दोस्त अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब अगर आपको इक्वेशन बनाना हो, इक्वेशन अगर बनाना होगा तो उस केस में याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लेते हैं। ये कब इस्तेमाल करना है? जब आपको इक्वेशन क्रिएट करनी हो, ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह क्रिएट करनी हो। तो यहाँ पर जो हमें ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है ना मेरे भाई, वो आपको अलग अलग आपको यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपको मूल दिखाई दे रहा होगा, मूल हमारे पास अल्फा स्क्वायर बी और बीटा स्क्वायर अल्फा यह दिखाई दे रहा है। तो हम इस केस में फॉर्मूला को रेडी करेंगे, समझिएगा ध्यान से, मैं इस केस में फॉर्मूला को रेडी करूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है अल्फा प्लस अल्फा का मान, वह क्या है मैं आपको नीचे लेकर आता हूं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा और यह मूल क्या है? बीटा स्क्वायर अल्फा, यह है। और यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों को गुना कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। दोस्तों जो बच्चे नहीं पढ़े उनको हो सकता है थोड़ा समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जब इसका मूल ऑलरेडी गिवन है तो मूल के लिए हम लोग यह इक्वेशन को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यह हमारा मूल है, इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, इक्वल टू क्या करना? 0 करना मेरे दोस्त, ठीक है। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकालता हूँ तो यह बनेगा अल्फा प्लस बीटा, बोलिए हाँ या ना? क्यों? अल्फा स्क्वायर 2 बार है, एक बार बाहर निकले, एक बार बचेगा, यहाँ बीटा 2 बार है, बाहर निकलेगा, बीटा बचेगा। यहाँ पर समझिएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा यानी अल्फा क्यू बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का होल क्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह 2 बार, एक बार 3 बार, या 1 बार 2 बार 3 बार, इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों आप आ जाओ अब क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? हमारे पास अल्फा और बीटा का मान अभी जस्ट मैं निकाल चुका हूं, देख पा रहे होंगे दोस्तों। अल्फा और बीटा का मान हमारे पास -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे दोस्तों? 1 है। मैं शुरुआत में ही निकाल चुका हूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर आपको 3 है और ये आपका 1 है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं, इसका यूज, मतलब अल्फा और बीटा का मान हमारे पास है दोस्तों -3 और इसका वैल्यू कितना? 1 है। आइए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां पर हमें जो क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, यह एक्स, ओ गॉड, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान हमारे पास 1 था और इसका मान -3 था। यहाँ पर x लगा हुआ था, मैंने छोड़ दिया है, x लिख लेना जरूर आप। यह x प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का मान क्या दोस्तों? 1, तो 1 का क्यू क्या होगा? 1। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पर आपका x छूटा हुआ है ना, x आपको एनी हाउ रहेगा ही रहेगा, उसको मैं मिस्टेक से छोड़ गया होगा, आप नोट कर लो। यहाँ पर x प्लस x आपको रहेगा ही रहेगा। मैं आपको कलर सेम कलर में लिख देता हूँ। ये आपका जो x है ना मेरे दोस्त, वह x रहेगा ही रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है ना, वो सिंबल आपको रखना होगा या इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से देखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा का मान अगर बात करें तो अल्फा और बीटा का मान हमने यहाँ पर जस्ट लाया है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 और यही वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, ये x से x कर दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन बनेगा। अब ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान कहाँ है? तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो यह इस प्रकार से काम कर, देखो जैसे सीजीएल को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है आपको, तो इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं मैं आपको बारीकी से, समझिए। यह क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि अल्फा और बीटा का मान मैंने यहां आपको दे रखा है इस इक्वेशन के लिए, तो अल्फा और बीटा का मान यहां से मैंने फाइंड कर लिया। अल्फा बीटा है क्या दोस्तों? मूल, मूल मतलब रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए मतलब -3/1 आ जाएगा, मतलब -3, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब ये 1 आ गया। मतलब अल्फा और बीटा, बीटा अल्फा का मैंने मान निकाल कर रख लिया। अब हमें जो काम करना है कि इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन का रूट्स आपको दे रखा है। रूट्स क्या मेरे दोस्त? अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस
उसके जो मूल है, जो उस रूट से दोनों को सम करना होगा और x है, x आपको गुना करना पड़ेगा। दोनों मूल को यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, गुना कर दिया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं क्या किया दोस्तों कि देखो अल्फा और बीटा को मैंने कॉमन निकाला तो बता अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर इसका क्यू हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा क्यू। अब जो सबका मान दिखाई दे रहा था तो हम जस्ट निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -3 था, मैंने -3 रख दिया, गुना करने के बाद 1 था, 1 रख दिए, इसका मान 1 था। जब कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, 0 बनेगा। ठीक है, तो आराम से नोट करते हुए चलिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा हाई है, इस प्रकार से जानना पड़ेगा, रूट्स वगैरह निकालने आपको आना चाहिए। बहुत बार आपको डी पूछता है, आपको पता होगा डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अंडर रूट में। तो दोस्तों ये सब चीज आप 10th क्लास तक की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यह क्वेश्चन समझना। यह क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में करवाया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ दिया था, मैं आपको रफली नोट कर दिया हूं, लेकिन पिछले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं यह कैसे होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, इफ a प्लस बी का मान 90 डिग्री अगर है ना दोस्तों, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। ये कॉस स्क्वायर a है, कॉस स्क्वायर b है, तो भी क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। कब, जब a प्लस बी का मान दोस्तों आपको 90 दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए यहाँ पर कि देखो 24 और 66 90 होगा क्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखो 24 और 66 कॉस में, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा कॉस 63 और ये साइन कितना है दोस्तों 27 दिखाई दे रहा है, तो साइन 27 को मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा कॉस 63, ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर 1, मतलब यहाँ से 1 और इधर से 1 कितना बनेगा 2। ऑप्शन में 2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कुछ नहीं करना है, तो ये सब चीजें जो आप पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पढ़ लो, अच्छे से कॉपी निकाल किताब निकाल कर, बहुत हेल्प हो सकता है। क्योंकि देखो इसको जब ब्रेक करोगे आप तो cos 63 बनेगा cos स्क्वायर और यह है आपका साइन स्क्वायर, यहाँ से 1 आ जाएगा और यह 1/1 कितना बनेगा 1, तो 1 + 1 इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों 2 आएगा और 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को, एक बार देख लीजिए ध्यान से, कोई समस्या किसी बच्चे को अगर है तो आप नोट करो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। यह कह रहा है कि देखो x + 2y = 1 और a - b × x प्लस a + b × y = क्या दिया दोस्तों a + b - 2, ये दिखाई दे रहा कि कई अपरिमित, अपरिमित बोले तो अनेक, अनेक बोल सकते हैं या अनंत बोल सकते हैं, अनंत हल हो, अनेक हल हो या अनंत हल हो या अपरिमित हल हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उस केस में क्या होता है, तो पूछ रहा आपसे a + b का मान ज्ञात करो, तो इसके लिए आप जानो ध्यान से। देखो कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो आप जानो, अगर कोई जान रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लो आप। अगर मान लीजिए आपके पास यह दिखाई दे रहा होगा a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है मेरे दोस्त, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है मेरे दोस्त, तो बोलेगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या उससे पहले मैं लिख पा रहा हूं आपको अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशंस। फर्स्ट में लिख पाता हूं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यह पूछेगा तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यह होगा दोस्तों क्या, यूनिक सॉल्यूशंस मतलब अद्वितीय हल। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, क्या इसे याद रखना, बी में यह बोलेगा दोस्तों कोई हल नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं अनेक हल या अनंत हल, अनंत हल, या बोलेगा अनेक हल, या बोलेगा अपरिमित हल, अपरिमित, अपरिमित हल। इंग्लिश में एक ही रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब अनेक हल के लिए। दोस्तों याद रखना हमेशा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है।
याद रखना, यह अनेक हल के लिए। और अगर पूछेगा कोई हल नहीं होगा, अगर पूछेगा आपसे कोई हल नहीं होगा, कोई हल ना होगा, कोई हल नहीं होगा, सी के लिए कोई हल न हो, उस केस में हम लोग देखते हैं नो सॉल्यूशन। याद रखना हमेशा, एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है मेरे दोस्त, पूछा है हमसे एक चीज लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा चीज, कोई हल नहीं। याद रखना है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यह होता है हमारा कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशंस के लिए। तो दोस्तों इसका जितना सारा मैं कॉन्सेप्ट करवाया इसको आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप लिख लो, ध्यान से देखिएगा। अनेक हल या अनंत हल बोलेगा मतलब अपरिमित हल, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उस केस में ध्यान रखना हमारा अगर इक्वेशन यह कहलाएगा, देखो ये दोनों हमारे इक्वेशन है, उस केस में अगर बोलेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोले तो यूनिक सॉल्यूशन, उस केस में हमारा यह काम करेगा मेरे भाई। कौन सा काम करेगा? ये वाला, यह काम करेगा। अगर हमसे पूछता है अनंत हल, अनेक हल, अपरिमित हल, इंग्लिश में क्या रहेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उस केस में तीनों को तीनों क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। और एक लास्ट मैंने दिया आपको दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, उस केस में नो सॉल्यूशन, अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये सब केस आपको याद रखो कि हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछा है अनेक हल के लिए, अगले बार पूछ सकता है कोई हल नहीं होगा, या हो सकता है अगले बार पूछ सकता है आपको क्या अद्वितीय हल होगा, है ना, मतलब सिर्फ एक हल होगा। उस केस में हम लोग यह काम कर सकते हैं, फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं, या सॉरी, समझे मेरी बात को? तो ये सब आपको याद रखना है, अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल के लिए काम करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटा सकता मेरे दोस्तों, देखो इसको मिटा दो आप, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा? समझिएगा, यह बोल रहा है, पहले इक्वेशन को मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। यहाँ पर इक्वेशन क्या कह रहा है? x + 2y हमसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि x + 2y हमारा इक्वेशन है। देखो x + 2y, तो हमसे बोला है अपरिमित हल, तो मैं सिंपली यूज करूंगा क्या अपरिमित हल के लिए, यह देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है हमारा तो 1 तो है, तो 1 में a - b, सिर्फ कोएफिशिएंट को पकड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है आपका। यहाँ पर 2 दिया है, मैंने आपको 2 रख दिया, 2 बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? a + b, यह 1 है, मैंने 1 रख दिया, और यहाँ पर c क्या है मेरे दोस्तों? तो a + b - 2। बस सिंपली यह काम कर लेना था, सिर्फ कोएफिशिएंट को पकड़ते हैं, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक को पकड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 समझे, 1 में a - b, यहाँ 2 है, 2/a + b, और यहाँ 1 है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाओ आप क्वेश्चंस पर, इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करो आप कि इसका सॉल्यूशन क्या बन पा रहा होगा। तो आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन के लिए आप इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो यह बनेगा हमारे पास 2a - 2b = a + b बनेगा। 2a इधर आ गया तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा, और ये इधर आ गया तो होगा +3b, मतलब a = 3b बन जाएगा, a = 3b। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब बच्चे? नहीं समझ पा रहे? थोड़ा टाइम लगेगा, समझेंगे धीरे धीरे, मैं आपको समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिना इधर उधर की बात किए हुए सिंपली आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने के लिए। क्योंकि अभी जो टाइम है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिना समय गंवाए हुए कोशिश करनी चाहिए कि जो शिक्षा मिल रही है, जो सीख मिल रही है, आप उसको सीखो, है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास ये चीज़ें पहुँच पाए, है ना मेरे दोस्त। आइए समझिएगा, ये हमारे पास निकला a = 3b निकल गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको मैं इसको लेता हूँ, इन दोनों को मैंने इस बार इसको लिया था, इस बार इन दोनों को मैं लेता हूँ, तो इसको मैं क्रॉस करूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों? a + b, और इसको गुना करेंगे ट्वाइस b और -2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, अगर मैं 1 से गुना करूँ a + b में तो a + b होगा, इससे गुना करूँ यहाँ पर 2a 2b -2 दूनी के 4, यहाँ पर सॉरी क्या बनेगा आपका? -4 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखना ध्यान से दोस्तों, 2a में अगर a लेके जाएंगे तो इधर तो a बनेगा, 2a में b घटाएंगे तो +b आएगा, माइनस इधर तो क्या होगा? +4 होगा। क्या आपने समझे मेरी बात को? मैं फिर समझाता हूँ, समझिएगा। 2a में अगर a को इधर लेके जाएंगे आप तो 2a - a मतलब a होगा,
2b में घटाएंगे b तो क्या बनेगा आपका b बनेगा, और ये -4 को मैंने इधर सेट कर दिया तो क्या बन जाएगा दोस्तों +4 होगा। और यही तो हमसे पूछा था कि a + b का मान क्या होगा, तो a + b का मान हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 4, यही आंसर हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं आपको, बोलिए हाँ ना, इसको ये मैं यूज करने की कोई जरूरत नहीं समझा, मैं सिंपली यहाँ पर काम किया a + b का मान हमारे पास 4 आ गया, आंसर ठीक किया और आगे बढ़ गया। कोई डाउट किसी बच्चा को है? बोल भी दो जरा बोलेगा नहीं, सब कैसे बोल सकता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको कभी समस्या हो, कुछ ऐसी चीजें जो हो जो आप चाहते हैं कि मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए, या हो सकता है आप और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो अपना कमेंट प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आपका पॉजिटिव कमेंट है दोस्तों तो हम लोग उससे थोड़ा इंस्पायर्ड होंगे और वीडियो बनाने का मन करेगा आपका कमेंट देखकर। और अगर आपको कुछ लगता होगा कुछ कमी बेसी है तो वहाँ पर आपका सजेशन ग्रुप में अगर कुछ मेंशन करेंगे तो मैं चाहूँगा अगली बार जब भी मैं वीडियो अगर क्रिएट करूँ तो मैं उसको सुधार करूँ। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में हमेशा कभी परफेक्ट नहीं हुआ है मेरे दोस्त, तो कुछ हो सकती है कुछ इधर उधर हो जो आपको और अच्छा समझना हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे और ऐसा चाहिए था। तो जो भी आपको चाहिए या जिस प्रकार से चाहिए, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, और अगली बार जब भी मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो तो मैं उस पर जरूर ध्यान रखते हुए चीज़ों पर काम करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, गुड, वेरी गुड। तो समझिएगा यह, अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कह रहा है किसी परीक्षा में 27% गणित में और 24% भौतिकी में फेल हुए। यह कह रहा है देखो किसी परीक्षा में 27% गणित में तथा 24% छात्र भौतिकी में फेल हो जाते हैं ना। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अगर फेल हो जाते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यह कुछ है नहीं दोस्तों, यहां पर समझिएगा यह आप क्या कैसे करेंगे। एक रूल में बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू बनता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, ये लेते हैं हम लोग। तो देखो यहां पर आपको जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक सब्जेक्ट में देखो आप कि कितने लोग फेल हो रहे हैं, सब के सब फेल निकाल लो। तो यहां पर हो रहा 27%, तो मैंने यहां पर कर दिया 27%। उसके बाद कह रहा है दोस्तों क्या 24% फेल हुए, 24 कर दिए। दोनों में कितना फेल हुए 20%, आप 20% कर दिए। मतलब यह निकल गया कि दोनों में आखिर कितना फेल हुए, ये दोनों विषयों में कितना फेल हुआ, टोटल फेल निकलेगा दोस्तों आपका। तो ये देखेंगे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 के 1 2 4 1 5, ये बनेगा 7 4 11 के 1 2 4 1 5 माइनस 20 मतलब 31। तो मतलब 31% फेल हो गए दोस्तों। आपको पता है कि 31% फेल हो गए तो हमसे पूछ रहा है क्या, पास की संख्या, पास छात्रों की संख्या। देख रहे हैं दोस्तों, पूछा क्या पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो इसको कैसे घटाएंगे, अगर 100% लोग भाग लिए होंगे तो 100 में से 31% लोग क्या हो गए फेल, तो पास कितना किए होंगे 10 - 1 9, और यहाँ पर 9 - 3 6, 69%। ऑप्शन में देखिए है 69, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सिंपल है, नोट कर लीजिए सब बच्चे यहाँ पर फटाफट। पहले क्या जो दोनों में फेल हुए हैं और जो ये वाला ये विषय में फेल हुए, दोनों विषय में जो फेल हुआ उसको, और जो दोनों विषय में कॉमनली फेल हुआ उस दोनों को माइनस करके क्या काम करेंगे तो यह निकल जाएगा दोस्तों हमारा ये 31%। और 100% में से अगर मैं घटाता हूँ, मान लीजिए 100 लोग एग्जाम में भाग लिए, 31% फेल हो गए तो पास कितना किया होंगे 69। और तो यही तो पूछ रहा आपका 69 कितना होगा मेरे दोस्त। देख लीजिए क्वेश्चंस को और इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी सी की आय का अनुपात। देखो ए बी सी, ये बोल रहा है ए बी और सी का आय का अनुपात है दोस्तों 3 4 और 5, 3 4 और 5। क्या मैं इसे 300 400 और 500 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। यदि उनकी आय क्रमशः 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ेगी तो 300 का 30% मतलब कितना 90, मतलब यह कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। बोलिए, अरे 30% मतलब 100 में 30 तो 300 में कितना 90 नहीं होगा। 400 में कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो यह बढ़ता है 25%, मतलब 100 में 25 तो 400 में कितना 100, मतलब यह 500 हो जाएगा। अरे 100 रुपये में 25 बढ़ेगा
100 रुपये में 25, तो 400 रुपये में कितना बढ़ेगा, बोलो बोलो, 400 में 100 बढ़ेगा, तो 400 100 कितना 500 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20% है, तो 20% मतलब 500 का 20% कितना हो जाएगा 100, तो 500 कितना 600 हो जाएगा, ये 600 कर दो यहाँ पर। अब इसका पूछा है अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकाल दो, तो यह 0 0 चल जाएगा, तो 39 50 60, 39 50 60 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो सीधे उसको ऑप्शन में चेंज कर लेंगे, 39 50 60 इज द करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों। चलिए, और मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का आज का। हाँ वेरी गुड, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ये मान लीजिए त्रिभुज हमारा एबीसी है, एबीसी है, इसमें डीई जो है दोस्तों एबी के समानांतर है, और सीडी, अच्छा डी जो है ये दोस्तों डी है, और यह हमारा ई है जो बीसी के समानांतर है, सॉरी एबी के समानांतर है ना, एबीसी में डीई जो है एबी के समानांतर है। मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका फिगर थोड़ा सा तरीके चेंज करता हूं, नामकरण अलग कर देता हूं। यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। तो यहां पर कह रहा है कि AB के समानांतर है कौन, DE, तो मैंने यहां पर D कर दिया और यहां पर हमने E कर दिया, ठीक है। CD इक्वल टू x प्लस 3, मतलब यह हमारे पास कितना है दोस्तों x प्लस 3 है, यह CE इक्वल टू x, मतलब यह हमारे पास x हो गया। BE इक्वल टू BE 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, मतलब BE 3x प्लस 4, यह हो गया 3x प्लस 4 नीचे वाला। और साथ ही साथ AC, मतलब A से लेकर C तक, यह हमारा कितना है 4x प्लस 22, मतलब यह 4x प्लस 22, यह पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरा आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो जहां D और E क्रमशः AC और BC पर स्थित है, चलो है तो x का मान क्या होगा, देखो यह आपका है थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, आप आइए पीछे इधर देखो ध्यान से, ये देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्त, मान लो AB से एक ट्रायंगल है, ठीक है मेरे भाई, और अगर इसके पैरेलल्स में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं D और E, ये लाइन ड्रॉ मैंने कर दी है, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये दोनों जो एंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल होगा इसके बराबर, और यह तो कॉमन होगा ही दोस्तों दोनों में, ठीक है, यह कॉमन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE जो होगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल बनेगा ABC। कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं या तो AA के माध्यम से, या दो भुजाओं का उनका रेशियो बराबर हो और उसके बीच का एंगल समान होना चाहिए, या तीसरा में कि तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं क्या कि यह जो ट्रायंगल होगा वो आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो आपने जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में कि दो समरूप त्रिभुज में जो उनका संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना, वह समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, समान। इसका मतलब यह होता है कि AD बटा में AB लेंगे, और AE बटा में AC लेंगे, और DE बटा में BC लेंगे। ये जरूर पढ़े होंगे आप लोग कि दो समरूप त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, अगर AD लिया तो मैंने AB लिया, AE लिया तो AC लिया, और DE लिया तो BC लिया। यह चीज आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो आप जानो अच्छे से। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। हमसे क्वेश्चंस क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आपको करना, देखो इसका मान देख लो आप अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है। 4 1 3 2, याद रखना 4 1 3 2 ऑप्शन है, मैं इधर लिख रहा हूँ 4 1 3 2, ये ऑप्शन है। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ ताकि सामने से मुझे सोल्व करने में आसानी हो। अब समझिएगा दोस्त, यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर ये समझ जाते हैं तो काम बड़ा आसान है, अब बहुत जल्दी आप बना पा रहे होंगे। समझिएगा, जैसे हमने लिया CD, तो यह छोटा ट्रायंगल में अगर बात करें हम लोग तो x प्लस 3 हो जाएगा, और बड़ा ट्रायंगल में कौन सा बनेगा 4x प्लस 22, तो 4x प्लस 22 मैंने यहाँ ले लिया। इसमें देखिएगा तो इसमें है हमारा x है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x प्लस 4। बस इतनी सी बात थी। यह तो हमें दिया हुआ है नहीं, इसलिए हमें उसके लेने की जरूरत नहीं, हमें तो x निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। समझिए ध्यान से, पहले मैंने इस साइड को लिया, फिर यह पूरा बड़े साइड को लिया, इस साइड को लिया, फिर पूरे बड़े साइड को लिया, और वही मैंने यहाँ पर काम किया दोस्तों। अब इसे क्रॉस करते हैं मेरे दोस्त, यह बनेगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 22x। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। गुना करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x, और 3 से गुना करेंगे, अगर मान लीजिए 3 से गुना करते हैं तो यह बनेगा हमारा 4 तिया 12x प्लस 12, यह बनेगा हमारा। तो देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर और 4x पर हवा हवाई हो जाएगा। अब देखो 12 और 4 कितना बनेगा 16, तो जब 16 इधर लाओगे तो क्या बनेगा 6x, और 6x का मान हमारे पास 12 आ गया, इसलिए x का मान क्या कहलाएगा 2। ऑप्शन में चेक कीजिए 2 था क्या नहीं, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में आपको मैं इधर लिखा हूँ 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ये वाला आंसर होगा इसका 2। ध्यान से देख लीजिए पर अच्छे से, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसमें मैंने क्या किया है आपके सामने दिख रहा होगा। साइड का जो रेशियो होता है दो समरूप त्रिभुज में, साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा, तो मैंने x प्लस 3 बटे में 4x प्लस 22 लिया, यहाँ पर x लिया और यहाँ पर 3x प्लस x, दोनों को जोड़े काम किया। और आप देख पा रहे होंगे जोड़ने के बाद जब मैंने थोड़ा काम किया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ तक ही बस देखना है आपको, यहाँ तक ही देखना है। तो आप देखेंगे 6x का मान 12, तो x का मान कितना आ गया दोस्त, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नोट कर लेंगे मेरे भाइयों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक नोट कर चुके होंगे, और यह आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करना चाहूंगा, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले आए हुए एग्जाम को, या आए हुए एग्जाम के प्रश्नों को डिस्कस करते हुए। ठीक है दोस्तों, विगत फिलहाल कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी सब क्वेश्चन को डिस्कस करो, ताकि आपको ये एनालिसिस करने में आपको सहूलियत हो, और आपको एटलीस्ट ये मालूम चले कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है मैथ्स का। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर ये ध्यान में अगर है तो फिर इस पर आप पढ़िए ना, अच्छे से आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं मैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो मन लगाकर, और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।